वो बराग के साथ अंदर आया। पीसी के शहाना ठाट-बाट पहले जैसे थे। गैस को कुछ दिखाई नहीं दिया। बराग ने उससे कमरे की चाबी थमाई। उस पर लिखे नंबर सुन रहे थे और तब उसे मालूम हुआ ये धुंधलाहट उसकी आंखों में थी। उससे आंखें रगड़-कर साफ की, हथेली गीली हो गई, लब कँप-कँपा रहे थे। बराग को वही तकवीयत हुई जो शायद गैस को हातिम नवाब का कत्ल करते वक्त हुई होगी। वो डगमगाते कदम लेते हुए स्टाफ की मौयत में चल रहा था। एक लड़की नहीं थी जिससे धोखा दिया था, ये उसकी मताए हयात थी जो किसी ने थप्पड़ मारकर छीन ली थी। वो मोहब्बत नहीं थी जिसके दूसरे रंग वो देख कर आया था। ये कोई ऐसा नुकसान था जिसका कुफारा कोई कर ही नहीं सकता था। छुरी घोंपने वाले अपने थे, रास्ते में हारदार तारे बिछाने वाले उसके अजीज से। वो जो आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलती रही थी, वो उसकी मोहब्बत थी। कमरे का दरवाज़ा खुला, वो अंदर आया। स्टाफ उसे खसूसियात बता रहा था। कैसे हाथ के इशारे से उसे बाहर जाने को कहा। सांस अटक रहा था तो उससे टाई की नोट ढीली की, कोट उतार कर फेंक दिया और हाथ अपने सीने पे मसलने लगा। फिर एक जगह ठहर कर चंद गहरे लंबे सांस लिए। वो नहीं ले सका और घुटनों के बल फर्श पे गिरा और आंखें एक बार फिर रगड़ी। अगले लम्हे वो ऊंधे मुंह फर्श पे लेट गया। उसका चेहरा फर्श को छू रहा था। आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ रही थीं। उसे लरस से लबों को भींच लिया, मुट्ठी भींच ली और आंखें बंद कर ली। उसकी जिंदगी से एक साथ कई लोग रुखसत हो रहे थे। वो सब्र करता तो कैसे करता। लोग सिर्फ लोग नहीं थे, गहरा दर्द था। फर्श पर दुनिया हार कर गिरे हुए शख्स को छोड़कर गवादर की उस छोटी गली की तरफ आओ तो जीनिया हाकिम दीवार के साथ लगकर बैठती चली गई। उसकी आंखों में बेतहाशा खौफ था, नागहानी आफत का खौफ। क्या अजीब आदमी था, एक मिनट के लिए रुका भी नहीं। वो मायूस चेहरे के साथ कमरे में वापस आई। जीनिया को दीवार से टेक लगाकर बैठे हुए देखकर उठ की। तुम्हारा बॉस भी है ना वो? कभी बात हुई है उससे? तुम्हें देखा होगा उससे। जब तुमने उसे नहीं बुलाया तो गुस्सा हो गया होगा। क्या था जो 2 मिनट आ जाता? वो आ जाएगा, आज शाम, कल सुबह, चंद घंटे बाद वो आएगा। कूंज के माथे पे उलझन की लकीरें उभरी। तुमने उससे कॉल की है? वो मेरी कॉल्स पे नहीं आता। जीने दीवार को तकते हुए बोली। कूंज उसके पास आकर बैठी। सूरज की नारंगी किरणें आसमान का सीना चीरते हुए निकल रही थीं और खिड़की के शीशे में मुनक्किस होते हुए दीवारों पे फैल रही थीं। तुम्हारा अपने बॉस के साथ कोई मसला है? क्या हुआ है जैनी? वो मेरा बॉस बाद में, अब्दुल्ला जमान पहले है। कोच को रद्द अमल नहीं दे सकी। वो अब्दुल्ला जमान है, मेरा साबका मंगेतर, अब्बा का भांजा और अम्मा का भतीजा। और मैं लेडी डियाना हूँ। वो सख्ती से कहते हुए उठ खड़ी हुई। दिल बेहद जोर से धड़क रहा था। ये तो झूठ, ये कोई मजाक ही होगा। तुम मजाक कर रही हो ना? वो कैस गंभीर है। अब्दुल्ला जमान एक अलग आदमी है। कूंज के दिल ने एक अजीब तंज के साथ उसे बताया ये कोई मजाक नहीं था। जीनी अपनी जगह से उठी, गूगल खोला और कैस गंभीर का नाम सर्च वाले डब्बे में डाला। चंद सेकंड्स के लिए गूगल अपने आस पड़ोस से खबरें इकट्ठा करता रहा। फिर गहरी सांस लेते हुए थक कर तमाम खबरें मेज़ पर धर दी। कैस गंभीर और उसकी कामयाबी के मतलब कई आर्टिकल्स से, मगर जहाँ आकर वो रुकी थी वहाँ चंद सतूर दर्ज थी। कैस गंभीर का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की और 18 साल की उम्र में अपने बाप के कत्ल और ख़ानदान की नागहानी मौत की वजह से वो अपने ख़ानदान के चंद लोगों के साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हुए। उसके बाद एक लंबी स्ट्रगल की दास्तान थी, मगर वही दो तस्वीर थी, सरवर गंभीर और जमान की तस्वीर। सीने ने मोबाइल गूंज की तरफ बढ़ाया। गूंज हाकिम का दिल हर हर लफ्ज़ पे रुका था। आंखें फैलाए उदम साधे अब जमान की तस्वीर देख रही थी। अम्मा के संदूक में उस आदमी की दो तस्वीर थी। वो उसे कैसे भूल सकती थी? शस्त्र, शौकी, शल, वो तीन कैफियत उस पे तारी थी। अब क्या होगा? उससे मोबाइल चेहरे से नीचे करते हुए सबसे पहला सवाल यही किया था। वो जानता है तुम कौन हो? उसे यकीनन पता होगा। तुम इतना अरसा उसके पास काम करती रही हो। वो वो यहाँ क्यों आया था? या अल्लाह, ये सब क्या है? जीनिया थक कर बेड पर बैठ गई। उसे कैसिम की मुलाजमा सीनिया हाकिम से मोहब्बत हो गई है। कुछ दिन कबल उससे मुझे प्रपोज किया था। रफ्ता रफ्ता वो सब बताती चली गई। अदनान से बातें छुपाकर यूं भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। कई मिनट बाद गूंज सब सुन लेने के बाद साकिन थी। उसकी आंखें एक नुक्ते पर जम गई। क्या ये कोई कहानी थी? और अगर थी तो उसे इस कहानी से खौफ आया। कई लम्हे बाद सीनियर ने उसका शाना हिलाया। कुछ तो कहो यार, मैं वैसे ही परेशान हूँ। मुझे नहीं पता ये सब क्या है।
मुझे वाकई नहीं पता। कोच हाकिम रोते नहीं को थी। मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही। मैं उसे हैंडल कर लेती अगर बराक बेगैरत आदमी ये ट्रॉमा ना करता। मुझे पूरा यकीन है ये सब उससे नहीं किया है। उसने सर हाथों में गिरा लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब उसे लगेगा मैंने शुरू से ये सब प्लान कर रखा था। मुझसे भी। गूंज हाकिम की आवाज़ कहीं दूर से आती थी। जीनिया ना समझे से उसे देखूं। अब्दुल्ला ने तुम्हारे जाने के बाद 3 दफ़ा कॉल किया था और मैंने 3 दफ़ा उससे जीनिया हाकिम बनकर बात की। जीनिया ने उसे यूं देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। मुझे हमेशा से तुम्हारे जैसा बनना था। और वो 3 कॉल्स, उन 3 कॉल्स में मैं जीनिया हाकिम थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सैनी। अब की वो हरासा निगाहों से उसे देख रही थी। जीनिया जैसे भुरभुरी दीवार की तरह ढह गई थी। गूंज के चेहरे पे अब ऐसा खौफ था जैसे किसी बला को देख लिया हो। ये तुमने क्या कर दिया गूंज? वो माफ करने वालों में से नहीं है। उसकी आखिरी बड़बड़ाहट बेहद धीमी थी। चेहरे की सराप और दिल के खौफ में मजीद इजाफा हुआ। वो किस मंजिल की समेत रवाना थी उसे इल्म नहीं था। उसका दिमाग एक नुक्ते पे अटक गया था। लोग उसका जिस्म ले जा रहे थे। वो रूह कहीं और छोड़ आई थी। गाड़ी में बैठे हुए उसे एहसास हो कि गाड़ी की रफ्तार सुस्त हुई है। फिर उससे आसपास शोर उठते हुए महसूस किया। आवाज़ें, वो आवाज़ें हथौड़ी की सूरत उसके सर पे बरस रही थी। उसके आसपास बैठे लोग नीचे उतर कर चले गए। वो सुकड़ सिमट सी गई। गाड़ी पे लोग लाठियां मार रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे। और तब किसी औरत ने अंदर आकर उसके आगे ढाल बना दी। बाहर खड़े लोग गाड़ी के अंदर आना चाहते थे। वो सुर्ख गाउन वाली लड़की को बाहर निकालना चाहते थे जो जिल्लत उसके वक्त में लिखी थी। वो उसे बढ़ाना चाहते थे मगर ये मुमकिन नहीं हो सका। कई मिनट बाद गाड़ी फिर चल पड़ी थी मगर लड़की का खौफ, वो खौफ ख़त्म होने की बजाय बढ़ गया था। हर गुजरता मिनट उसे उसकी बर्बादी के करीब ले जा रहा था। हर आवाज़ पहले से ज़्यादा खौफज़दा कर देती थी। उन सब के दरमियान वो आवाज़ कहाँ थी? कमीर महल पे उतरी वो सुबह ताज़ा दम थी। हाथ में पानी की बोतल लिए पसीने से शराबोर वो घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ कोई मर्द भी था, कोई 30-32 साल का हुश्शक्ल आदमी। वो दोनों जॉगिंग से लौटे थे। एक और बात मोहित, मैं चाहता हूँ इस बारे में तुम किसी से कोई जिक्र न करो, खास तौर पे गैस या फिर मेरे किसी घर वालों से। ओके? वो तो ठीक है, लेकिन तुमने उससे शादी कब की यार? और गैस को कैसे नहीं बताया? लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। और एक और बात, तुम्हारे फादर पाकिस्तान से थे और तुम्हारी मदर बरतानिया से, सही कहा? वो चलते हुए महल के अंदर आ गए जब मोहित ने सवाल किया। अब तुम मेरी ज़ाती ज़िंदगी को कुछ देर के लिए बख्श दो। यार देखो, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे बाबा की शादी बरतानिया में हुई। तुम्हारी मम्मी के पास वहाँ की नेशनलिटी थी और शादी के बाद वो दोनों 6 साल वहीं रहे। यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी बहन की पैदाइश भी वहीं की है। यानी तुम एक बरतानवी शहरी हो। और अगर तुम हो तो तुम्हारी बीवी के पास भी नेशनलिटी आ गई। सुनहरी स्याह जालीदार दरवाजे पे मेहदी ठिठक कर रुका। अब तुम ऐसा करो, उसे उसके बाप के नाम से नहीं बल्कि अपनी बीवी के नाम से भेजो, और वो भी बरतानिया। वहाँ जाकर अपनी शादी रजिस्टर करवाओ। और अगर फिर भी मसाइल हुए तो तुम असाइलम के लिए अप्लाई कर देना। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों के शहरियों को बरतानवी हुकूमत बहुत जल्द असाइलम दे देती है। क्या ख्याल है? मेरी चंद लम्हे आंखें सुकेड़े उसे देखता रहा। उसकी माँ बरतानिया में भी एक आला ओहदे पे फाइज रही थी। पाकिस्तान आकर भी वो उनके लिए मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज रिकॉर्ड करती रही थी। मेरी एक दो बार जब बरतानिया गया था तब उसकी माँ के ख़ानदान में से कई लोग उससे मिले भी थे। ये आइडिया उससे हर तरह से माकूल लगा। अगर ये हो सकता है तो इससे बेहतर और क्या ही होगा। वो खुश हो गया। इतने दिनों में उसके चेहरे पर अगर वाकई कोई खुशी आई थी तो आज आई थी। इस खुशी में तुम्हारा अच्छा सा नाश्ता करवाता हूँ और उसके बाद हम तुम्हारे ऑफिस चलेंगे। मोहित मुस्कुराया, यूं जैसे कोई अजीम कारनामा अंजाम दिया हो। मेरी ने शेफ को आवाज़ दी और मोतिब सा उसके सामने आकर खड़ा हुआ। मेरी ने उसे चंद हिदायत दी और वो दोपहर फ्रेश होने चला गया। मुलाजमीन अब मोहित को डाइनिंग हॉल की तरफ ले जा रहे थे। वो नहाकर बाहर आया और क्लोजेट में अपने लिए कपड़े देखने लगा जब उसका मोबाइल बजा। मेरी मिलिट्री सब्ज रंग की बैगी शर्ट और पैंट लिए अंदर कमरे में आ गया। बेड पे पड़ा मोबाइल उठाया। सीनियर की कॉल थी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ढूंढ गई। कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगाया और पलंग पे आकर बैठा। वो एक फ़ोन कॉल उसकी थकन उतार देगी उसे यकीन था। सुबह सुबह मेरी याद कैसे आई सरकार? गैस गवादर में है। वो बगैर उम्मीद के बोली। सो जाओ, अभी तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई। वेट, तुमने सुबह सुबह भांग तो नहीं पी ली?
उठकर ड्रेसिंग टेबल के आगे आकर खड़ा हुआ। गैस कवादर में है मेरी, और मैं इस वक्त संजीदा हूँ। अब कि वो अपनी बात पे जोर देकर बोली। मेरी एक लम्हे के लिए थम गया। वो मेरे घर के बाहर खड़ा था। उससे मुझे देखा। वो बराक के साथ आया था। बराक उससे इंतकाम ले रहा है, मुझे यकीन है। बाथरूम में मलबूस आदमी बेख्तियार ड्रेसिंग टेबल के कोने पे टिक गया। सारी होशी गारत हो गई थी। जीनिया कह रही थी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, ना ही मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि मुझे आपसे बातें छुपाने का कोई शौक नहीं है, और ना मैं इसे ज़रूरी समझती हूँ। अगर पराग हमारे निकाह के बारे में जानता है तो प्लीज़ आप उससे बात करें। वो कैस को ये सब ना बताए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जीनिया। मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें महफूज कर सकूं, मैं उतना ही नाकाम होता चला जाता हूँ। बहुत देर बाद वो शिकस्तगी से बोला। उसके चेहरे से सारी खुशी खारिज हो गई थी। आप मुझे महफूज करने के बारे में मत सोचें। ये काम 23 साल अकेले किया है, अब अगले 23 साल भी कर सकती हूँ। वो उसकी बात काट कर रसान से बोली, मैं ये नहीं कह रही कि औरतें अकेले हर काम कर सकती हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि आपके और आपके भाई के दरमियान कुछ भी आए तो उसकी वजह मैं हूँ। मैं आप पे वो लम्हा नहीं लाना चाहती जब आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। तुम्हें क्या लगता है, अगर ऐसा लम्हा आ गया तो मैं क्या करूँगा? वो नाखून से सिंगार में इसका कोना खुरचने लगा। उस लम्हे का इंतजार कर लेते हैं। बातों से इतबार उठ गया है मेरा। मेधी ने गहरी सांस लेते हुए चेहरे पर हाथ फेरा। वो वाकई परेशान था। एक ऐसी परेशानी जिसके आगे उसे कोई हल नहीं दिख रहा था। उसे उस सर्दी में ठंडे पसीने आ गए थे। कई लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही। मेरी पलंग पे आकर लेट गया था। जीनिया ने भी खुद को उसी अंदाज में गिरा लिया। तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैं ना कहूँगी तो नहीं पूछेंगे? नहीं पूछूंगा। मेरी मुकम्मल संजीदगी से बोला। तो फिर पूछे। उसे सहूलत से इजाज़त दी। क्या मैं यकतरफा कोशिशें कर रहा हूँ? यानी तुम्हारे और मेरे निकाह के मुतल्लिक कैस नहीं जानता। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम चाहो। अनीसा और अपने बाकी घर वालों को मैं देख लूंगा। कैस के कानों तक ये बात कभी नहीं आएगी। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम ये चाहती हो? वो एक बाजू सर के नीचे दिए निगाहें छत पर टिकाए हुए था। कुछ बातें कहना बहुत मुश्किल होता है। या फिर तुम उसके पास वापस आना चाहती हो, सब भूलकर, उसे माफ करके? अगर तुम दोबारा उसकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हालांकि ये गलत फैसला होगा, लेकिन तुम दुनिया से जो भी चाहती हो मैं वो चीज़ लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती। वो चादर पे उंगलियों से पैटर्न बनाते हुए कह रही थी। कभी उस पे अंग्रेजी हुर्फ एम लिखती, कभी जेड, फिर ए, और फिर एक नादीदा लाइन एम से जेड की ओर खींचती। एक ताल्लुक, एक डोर। क्यों? जब मैं हमेशा कहती थी मुझे अब्दुल्ला के साथ रहना है, तब भी लोग मुझे से यही पूछते थे, क्यों? ना मैं उससे मिली ना देखा, फिर भी उसके साथ क्यों रहना चाहती हूँ। मेरे पास सब जवाब नहीं थे। मुझे लगता था अब्बा और उनके खानदान ने उसके साथ बहुत गलत किया है, और हमारी वजह से वो बहुत कुछ खो चुका है। और सबसे बढ़कर वफा, मैं उसके नाम के साथ वफादार थी, मगर उससे मुझे जलील किया। हाँ, मैं मानती हूँ वो ट्रॉमेटिक था, लेकिन कैस इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे सिर्फ वादे के चंद बोल बोलने में उसकी नाक आड़े आती थी। उसके अंदर अना थी। मैं उसे फेवर नहीं कर रहा, लेकिन वो बहुत बददिल था। उसे तुमसे भी नफरत थी, लेकिन उन फ़ोन कॉल्स के बाद कुछ बदल गया था। वो इस बात पे राज़ी हो गया था कि वो तुमसे शादी करेगा। उसकी बीवी किसी की बात कर रही थी। वो किसी उसकी बीवी का साबका मंगेतर था। हाँ, उससे बुरा लग रहा था, हद से ज़्यादा बुरा। जीनिया अब भी पैटर्न बनाती रही। गोल, चकोर, मुस्ततील। उससे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं आप? बंद आंखों के पार मेहदी के ज़हन में उसका चेहरा था। उसकी आंखें, वो शहद रंग बाल। उसे देखे हुए कितने दिन हो गए थे ना। मेरे पास ताल्लुकात के नाम पे बस वही था। जितनी मोहब्बत मैं उससे करता हूँ, वो उससे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है मुझसे। आप मुझसे क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, बस तुम्हारा फैसला सुनना था, सुन लिया। अब तुम सुनो। चंद घंटे बाद या फिर कल तक वो ठीक हो जाएगा। असाब मजबूत है उसके। फिर वो तुम्हें कॉल करके मिलने बुलाएगा। मत जाना। अब से वो तुम्हें झुकाएगा। यकीनन अब तक उसे मालूम हो चुका होगा कि हतीबा और मकसूद चचा ने उससे बहुत कुछ छुपाया है, और वो दोनों उसकी ज़िंदगी के मजबूत सतून हैं। वो तुम्हें उसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। वो अब उठ बैठा था। सुकून तो अब आने से रहा। हालांकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उसे पंचिंग बैग से इश्क है। भूलते हुए गर्दन झुका दी।
यूं उसकी बातें खोलना बहुत बुरा लग रहा था। उससे जितना हो सके दूर रहना। वो तुमसे वही चीज़ें छीनेगा जो उससे छीना गया है। वो एक लम्हे को रुका। उसके सामने अपनी पोजीशन क्लियर करना। जो सच है वो कहना, क्योंकि अब झूठ बोलने का वक्त गुजर गया है। वो क्यों चाहता है सारी दुनिया उसकी ताबे रहे? जो वो चाहे हम वही करें। ताल्लुक है या गुलामी? जीने भी सीधी हो बैठी। सामने वाले शीशे में उभरता उसका अक्स हवा हवा सी लड़की का था। ये आदतें उसके अंदर शुरू से थी, फिर उन्हें रसिक करने वाले हम सब हैं। हमें लगता था उसकी बात मानते जाएंगे तो वो खुश होगा, लेकिन उसकी रूह उदास थी। वो कभी खुश नहीं हो पाया, ना हमें होने दिया। खैर, वो सब छोड़ो और मेरी बात याद रखना, तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगी। मुझे नहीं पता आपने और आपके घर वालों ने जो किया वो सही था या गलत, लेकिन आई एम नॉट अ प्राइज टू बी वोन। कैस को ये बात याद रखनी चाहिए। जो आप कहें मलका। शट अप। वो मज़ीद हवा हुई। वो हंस पड़ा। कोई लड़की हवा होकर भी अच्छी कैसे लग सकती थी, समझ नहीं पाया वो। मेरी अब उसे कुछ समझा रहा था। सीने ने गहरी सांस ली, सर को बेड की पुष्ट से टिका दिया और कॉल काट दी। सुकून तो अब किसी तौर उससे भी नहीं आना था। लाशौरी तौर पर वो उसकी मुंतज़िर थी। वो जानती थी अब्दुल्ला आएगा। फर्श पे पड़े हुए वजूद के बदन में हल्की सी जंबिश हुई। उसकी आंखें दरवाजे की खटखट से खुली थीं। कई लम्हे फर्श पे पड़े पड़े वो खाली सीने के आलम में आसपास देखता रहा। फिर धीरे से उठ बैठा। सर बुरी तरह दर्द कर रहा था। आंखें सुर्ख थीं और सारा जिस्म फोड़े की मानिंद दुख रहा था। कई घंटे वो उसी फर्श पे ऊंधे मुंह लेटे आंखें खोले जिंदगी की तारीखी देखता रहा। कोई आधा घंटा कब नींद उस पे तारी हुई थी, मगर ज्यादा वक्त के लिए नहीं। वो उठा और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर स्टाफ में से कोई था। उससे हाथ में पकड़ी चाबी उसकी तरफ बढ़ाई और खाने की ट्रॉली अंदर लाने की इजाज़त चाही। सर, आपके साथ जो आए थे, उन्होंने गाड़ी की चाबी दी और कहा आपको उठा दूं। आपने कहीं जाना है। बहुत कहाँ है। मुझे नहीं पता सर, वो कहीं चले गए। उन्होंने कहा आप भी कहीं जाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको जगा दूं। कैसे बस सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो नहा कर आया तो लिबास तब्दील कर लिया था। बाल अच्छे से सेट थे और चेहरे पे संजीदगी थी। चंद घंटे कब क्या हुआ था कुछ पता नहीं चलता था। उससे फर्श पे पड़े कोट की जेब से अपना मोबाइल निकाला। डेटा ऑन किया तो नोटिफिकेशन का सैलाब आ गया। चंद पल के लिए उसका फ़ोन बाकायदा हैंग होकर रह गया। अगले चंद पल बाद वो किसी को जवाब दिए बगैर सीनियर हाकिम को कॉल मिला रहा था। गीले बाल गैर तरतीब थे। अपने कमरे में जाए नमाज से बैठकर दुआ मांगती लड़की ने फ़ोन की चिंगारती आवाज़ से पलट कर देखा। जाए नमाज से ज़रा फासले पे उसका फ़ोन रखा था और ये कॉल वो उससे खौफज़दा नहीं थी, ये आनी थी। दुआ मांगकर चेहरे पर हाथ फेरते हुए उससे कॉल अटेंड की। कमरा नंबर 203 की बैल्कनी में खड़े गैस गंभीर के हाथों की गिरफ्त रेलिंग पे सख्त हुई। कई लम्हे दोनों खामोश रहे। मजीद झूठ बोलने हैं या सच बोलने के लिए तैयार हो तुम? बहुत देर बाद वो बोला तो उसकी आवाज़ ऊँची थी। ऐसी रुखाई उसके अंदाज में कभी नहीं आई थी। मैंने झूठ बोले, लेकिन मेरी वो नीयत नहीं थी जो तुम समझ रहे हो। नियतों के हाल सिर्फ खुदा जानता है जीनिया हाकिम नवाब। तुमने मुझे मस्क कर दिया है। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? वो ना चाहते हुए भी बुलंद आवाज़ से बोला, अपने अमाल नामों पे गौर करो अब्दुल्ला। शायद कहीं कुछ बुरा तुमने भी मेरे साथ किया हो। वो बेहद पुरसुकून थी। कोई वक्त था जब तुम्हें देखकर लगता था औरतों से मेरी नफरत गैर जरूरी है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। तुम मुझसे ज्यादा घटिया हो जितना मैंने सोचा था। उसके लहजे में हकारत थी। अपने मंगेतर को धोखा देकर, अपने शोहर से तलाक लेकर, अब तुम उसी मंगेतर के भाई के साथ हो। एक मर्द तुम्हारा दिल नहीं भर सकता ना? मुझे यकीन नहीं आता मैं तुमसे कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ। फ़ोन पे उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी। आंखों में सख्ती बढ़ गई और लब भींच गए। तुम्हारी गैरत के झंडे फिर बुलंद होने चाहिए जो अपने मंगेतर को साफ इनकार करता है और अपने ही ऑफिस के वर्कर के साथ अपना ट्रॉमा हील करने निकलता है। तुम्हारी बकवास में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। कैसे दृष्टि से उसकी बात काटी। पीसी, गवादर, कमरा नंबर 203। अगर तुम अगले आधे घंटे में यहाँ ना आई तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। फिर मुझसे शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हारे किस्से सरे पे जार उछाले, हालांकि तुम इसी लायक हो। मैं नहीं आऊंगी, इस सदी में तो बिल्कुल नहीं। वो गर्दन पीछे फेंक कर तमस्सराना अंदाज में हंसा। मेरी कंपीर के कमरे में जाते हुए तो नहीं हिचकिचाई तुम? मुझसे फिर कैसा पर्दा? उसमें ऐसा क्या स्पेशल है? जहर उसके लफ्ज़ों के आगे सब्ज पड़ सकता था। जीनिया की आंखें भर आ गईं। वो चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सकी।
मुझे नहीं पता था तुम्हारा असल ऐसा होगा। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। मैंने तुम्हें घर की औरतों वाली इज्जत दी थी। बाजार में बैठने का शौक तुम्हारा अपना था। जीनिया सुन रह गई। उससे मोबाइल कान से उतारा और बेयकीनी से उसे तका। उसका सर बाकायदा चकरा रहा था। जिल्लत हर दफ़ा औरत को यूं ही जामत करती है। वो ऐसे अल्फाज कैसे कह सकता था? तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा है। या तो तुम यहाँ होगी या फिर मैं आ रहा हूँ, और मेरे आने के बाद तुम बहुत पछताओगी। मैं नहीं आऊंगी, न आज न कल और न फिर कभी। तुम्हें जो करना है तुम वो करो। वो सुलग कर बोली। ओके, अंजाम के लिए तैयार रहना, और अपने बाप को जाकर बताओ उनका दामाद आ रहा है। और आसपास अगर किसी और मर्द से भी ताल्लुकात हैं तो उनको भी बताओ कौन आ रहा है। आखिरी बात कहकर दूसरी तरफ से कुछ सुने बगैर उससे कॉल काटी। चेहरा हन्नूस पे तासुरा हूँ। जो आग उसके दिल में भड़क उठी थी वो उससे जल रहा था, और अब वो इसी आग से सबको जलाएगा। बालों को मुट्ठियों में दबोचे वो पागल होने लगा था। सुकून किसी दौर नहीं आया। उसे दोबारा कॉल मिलाई। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो छूटते ही बोला। मैंने बहुत बकवास कर दी है। तुम कह दो कि ये झूठ है। तुम्हें किसी ने मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया है ना। तुम मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकती ना। वो दूसरी तरफ खामोश रही। कैसे ढेर सारा थूक निकला। चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी तुम्हें नजर आ रही हैं। अब तुम्हारा यकीन नहीं कर सकता मैं। वो अजीब बेबसी से बोला। तुम इस वक्त मेरे सामने होती तो मैं तुम्हें इबरत का निशान बना देता। ऐसा हक मैंने किसी को नहीं दिया अब्दुल्ला। उसे लगा जैसे वो अब्दुल्ला पे हंस रही हूँ। मारे तहशीर से दोबारा कॉल काटी। कुछ देर बाद वो खाने की ट्रॉली को उसी तरह छोड़े गाड़ी की चाबी हाथ में लिए होटल से बाहर निकल आया। पीसी गवादर के रास्ते ढलानों वाले थे। ये सूरज के गुरूब होने का वक्त था, और गरूब आफ्ताब के मनाजिर तो उस शहर के मिरासत थे। किसी फ्लोरल शॉप के बाहर रुककर उसे सुर्ख गुलावरी थे। अगली बार जब उसकी गाड़ी रुकी तो वो जगह हाकिम नवाब का घर था। इस दफ़ा यहाँ आने के लिए उसे दूसरा रास्ता इख्तियार किया था। यहाँ गलियाँ ठीक थीं। वो गाड़ी से बाहर आया तो कई लोगों ने ठहर कर उसे देखा था। उसकी उठान, उसकी मकसूर कुन शख्सियत वो देखने वालों को मबहूत करता था। दरवाज़ा बूट की नोक से खटखटाया। काफ़ी देर बाद किसी ने आकर दरवाज़ा खोला था। वो कुछ बड़बड़ा रही थी, मगर सामने खड़े आदमी को देख उसके हाथों के तोते उड़ गए थे। उसे दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर गैस दरमियान में बूट रखकर उसे रोक चुका था। शुक्रिया। कहते हुए वो अंदर आया। गूंज के रहे से होसान भी अदा होने लगे। वो भागने के लिए मुड़ी, मगर गैस उसके एहन सामने आकर रुका था। निगाहें उसकी निगाहों पर जम गई। मैंने 3 दफ़ा कॉल की, जब तीनों दफ़ा तुम्हारी बहन यानी मई मंगेतर इस्लामाबाद में थी। कॉल्स किसने उठाई थी बेटा? वो नरम लहजा, लहजे की मिठास से कोई वो अलग आदमी था। गूंज खामोश रही। उसके अलग से कोई अल्फाज अदा नहीं हुए। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं शायद बुरे तरीके से पेश आऊँ। शायद तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूँ, शायद तुम्हें फेल करवा दूँ। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझसे अम्मा ने कहा था। उसके लबों से अल्फाज टूटकर अदा हुए। प्लीज़ कुछ बुरा मत करना। तुमसे किसने कहा मैं बुरा आदमी हूँ, बुरे काम करता हूँ? मैं बहुत अच्छा ना सही, लेकिन इतना बुरा भी नहीं। आई एम सॉरी, मुझे वो कॉल्स नहीं उठाने चाहिए थे। कैसे गहरी सांस ली और इट्स ओके। कहता आगे बढ़ाया। बुके में से एक फूल और चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाया। और बताओ घर में कौन कौन है अभी? चचा, दादा, अब्बा, भाई और मेरी भाभी का भाई। सेन के दरमियान वो रुक गया। मुड़कर दिलचस्पी से उसे देखा। भाभी का भाई तुम्हारा क्या लगता है? उसके चेहरे पे महसूस कुन तासुर था। पूंछ के गाल हफ्फत से गुलाबी पड़े। कैस मुस्कुराया। उसे उसका जवाब मिल गया था। तुम अपनी बहन के नक्शे कदम पे मत चलना। क्या मालूम, भाभी का भाई भी मेरी तरह संगी निकला है। ख्वाह मुश्किलात हो जाएंगी। उसकी आंखों में ठंडा तासुर था। मुस्कुराहट लबों से जुदा ही नहीं हो रही थी। बैठक किस तरफ है? कूच ने मरे मरे अंदाज में दाईं तरफ इशारा किया। वो उसी शाही चाल और उठी हुई गर्दन के साथ उसी तरफ बढ़ गया। वो गया तो कूच का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। पेटी के दरवाजे के बाहर ढेर सारे जूते जमा थे। अंदर से चाय की महक यहाँ तक आ रही थी। ये वही लम्हा था जब गैस कंपनी ने दरवाज़ा खोला। फर्शी नशिस्तों पर बैठे तमाम अफराद पल भर में साकिन हुए थे। हर किसी ने उसे यूं देखा जैसे कोई भूत देख लिया हो। अब्दुल्ला सामान वापस आ सकता था, और इस ठाट से नवाबों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अस्सलामुअलैकुम। उससे सारे में एक तायराना निगाह डाली। हर कोई उसे देख रहा था।
बेगम की निगाह उसकी तरफ उठी तो फिर पलट नहीं सकी। वो उससे मिल चुका था। कहाँ? हाकिम नवाब की निगाहें बेयकीन थीं। उनकी याददाश्त में 18 साला बेबस अब्दुल्ला था। ये कुछ भी हो सकता था, कमज़ोर और बेबस सही। जिंदगी में पहली बार उनका दिल चाहा था वो अपनी बेटी को लेकर कहीं छुप जाएं। आलम नवाब और हाकिम के छोटे भाई सफ़र नवाब, हर कोई उसे ही देख रहा था। कोई शादी बारात होती तो बगैर बुलाए ना आता, मगर ये तो मैयत थी, और मैयत भी उसकी जिसने मेरी औरत की तरफ देखने की जुर्रत की थी। अफसोस नहीं है मुझे। बूटू समेत वो अंदर आया, हालांकि ये बुरा समझा जाता था। आलम नवाब के एन दाईं तरफ उससे जूते उतारे। हितक से उन तमाम लोगों के चेहरे सुर्ख हुए। बेगम अपनी जगह से उठकर आया और उसके जूते उठाकर बैठक से बाहर फेंके। कैस उसे मुस्कुराते हुए देखता रहा, फिर बाकी लोगों को देखा। तरबियत तो तुम लोगों की मैं देख चुका हूँ, अब हैरानी भी नहीं होती। सच हटका। खैर, मैं ये बताना चाह रहा था कि बलाज मीर को मैंने मारा है। बाकी सबके तासुरात मुख्तलिफ थे और बेगम बाकायदा ठहरी। बेगैरत मर्द धरती पे बोझ होता है, मैंने ख़त्म कर दिया। बेगम के गम को जैसे कोई तब्दील लू लगी थी। उससे गुस्से में झपटकर उसका गिरबान पकड़ा, उसे मारने के लिए हाथ उठाया, मगर कैसे उसे तेजी से उससे हाथ से पकड़कर मरोड़ा। उसकी कमर पे कुट्टू से वार किया और जोरदार लात रसीद की। बेगम फर्श पे गिर पड़ा था। अगर मुझे खराश भी आई तो पुलिस तुम सबको एक एक करके यहाँ से ले जाएगी। थाने में आलम नवाब साहब का नाम देकर आया हूँ। मैंने ठीक कहा ना नाना जान? उसकी पुरतबिश निगाहें आलम साहब पे जमी थी। एक लंबा अरसा बाद उसे एहतसाब का वक्त मिला था। अब्दुल्ला पे लाजिम था उन्हें भरे बाजार में कोड़े रसीद करे। बशर अपनी जगह से उठा कर आया, बेगम को हाथ देकर उठाया, अपने दादा को आंखों ही आंखों में खामोश रहने को कहा। कह सब की उसकी तरफ मुड़ा, फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया, लबों पे कहर भरा तबस्सुम था। तुम्हारी बहन के लिए, उसे सुर्ख फूल बेहद पसंद है। उसके कान के पास झुक कर कहा। लहजा धीमा था, मगर बशर के रगों पे में लावे की सूरत उतरा। उसे बीच में मत लाओ अब्दुल्ला। बीच में? मैं कब उसे बीच में लाया? वो तो शुरू से यही है। क्या उसे तुम्हें ये नहीं बताया कि वो 1 साल से मेरे ऑफिस में काम कर रही है, मेरे घर कई बार आ चुकी है, कई बार मेरी गाड़ी में बैठी है और मेरे साथ हवेली आई है। सबसे अहम बात, क्या उसे तुम्हें ये नहीं बताया कि बलाज के कत्ल के बारे में उसे 2.5 माह पहले से पता था? मैंने ही तो बताया था। कोई उसे सुन नहीं पाया था सवाए बशर के, और जो सुन रहा था उसकी अजियत का किस्सा दास्तानों में रकम किया जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो, जैनी मुझसे कुछ नहीं छुपाती। कैसे साहिल आया, जैसे कह रहा हो ओके। फिर उससे मोबाइल जेब से निकाला और आखिरी कॉल लॉग निकाली। मोबाइल बशर के सामने किया। वो जहाँ था वहीं थम गया। सुर्ख फूलों का बुके उसके हाथों से छुट कर गिरा था। मैंने बताया था वो मुझे कॉल्स करती है। मैंने कभी ये नहीं कहा था कि वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। वो उसके सामने से निकलकर दूसरी तरफ से चलते हुए आया और हाकिम नवाब की दाईं तरफ आकर बैठा। बशर अब भी अपनी जगह जामिद था। जो उससे सुना वो अनसुना नहीं किया जा सकता था, जो उससे देखा उससे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। मैंने सोचा हुआ है कि जिरगा बैठाया जाए, ताकि उन्हें भी मालूम हो कि आप सब कितने बेगैरत और झूठे हैं। तुमने आने से मना कर दिया था। तुमने कहा था तुम नहीं आओगे। मेरा भाई अच्छा आदमी था, अगर उसने शादी की तो क्या गलत किया? बेगम चिल्ला रहा था, आंखें नम थीं। कैसे अफसोस से उसे देखा। मेरी फुप्पो यानी बशर की माँ को ये आदमी, उससे हाकिम की तरफ इशारा किया। मेरे ससुर साहब, शादी के बाद एक बच्चे समेत हमारे घर छोड़ गए थे। फिर हमें चाहिए था उन्हें खला दिलवाते, उनकी शादी किसी और से करवाते। फिर बताएं हाकिम साहब, आपको कैसा लगता? वो मेरी बीवी थी, मंगेतर नहीं। उन्होंने चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। जब मंगेतर थी तब भी 4 साल इंतजार करवाया था आपने। अपनी बेटी पे वक्त पलट कर आया तो आप भूल गए सब। उसकी आवाज़ का तैश वहाँ बैठा हर शख्स महसूस कर सकता था। नवाबों ने उसके आने का इंतज़ार किया था। उन्हें क्या पता था वो आएगा तो तख्त पलट जाएंगे। और बच्चे, मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है। उसने बेगम को देखते हुए कहा। ये आदमी जिसे तुम और मैं अपने नाना के रिश्ते से जानते हैं, ये सब स्याहकारियां इस आदमी की हैं। तमीज से बात करो अब्दुल्ला। जफ़र फुनकारे। क्यों? मेरे लिए ये शख्स सांप से ज्यादा जहरीला है। मेरी माँ ने कोई भागकर शादी नहीं की थी। क्या आपने उसकी औलाद को पलट कर देखा तक नहीं? किस हाल में रहा मैं, कैसे सब झेला, एक बार पूछा नहीं आपने? उसकी आवाज़ हर गुजरते लम्हे बुलंद हो रही थी। उसके दिल में कर्व था जो उस आदमी को देख कर जागा था।
डाइन भी 7 घर छोड़कर वार करती है और आपने मेरा हक उठाकर अपनी औलाद को दे दिया। वो पैदा होने से पहले मेरे नाम थी। जुर्रत कैसे हुई उसके साथ किसी और का नाम जोड़ने की? तुमने आने से इनकार कर दिया था। बशर का लहजा कमजोर था। तुम्हारे बाप ने भी यही किया था। वो तुर्की व तुर्की बोला। लेकिन हम गैरतमंद हैं। जहाँ एक बार निस्बत जोड़ दी वहीं जुड़ी रहती है। तुम लोगों के यहाँ हालात मुख्तलिफ हैं। यहाँ घर की लड़की कुछ और कहती है और मर्द कोई और फैसला करते हैं। उसे बार बार बीच में मत लाओ। बशर बेहद सब्र से बोला। अब नहीं लाऊंगा। अब जो फैसला होगा जिरगे में होगा। मेरी मंगेतर की शादी कहीं और करवाने के बाद भी आप लोग मुझसे गलत बयानी करते रहे हैं। बलाज को मारकर तुम अपना हिसाब ले तो चुके हो। बलाज से हिसाब लिया है, आपसे बाकी है। वो उसका शोहर था और आप उसके शोहर से पहले के वर्सा। अगली मुलाकात तो अब जिरगे में होगी। मैं भी देखूं कब तक अब्दुल्ला जमान के हकूक सल्ब किए जाएंगे। वो उठ खड़ा हुआ। बाकी सबसे उठने की सकत वो सल्ब कर चुका था। बशर उसके साथ उठा था। तुम जो चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मेरी बेटी को बीच में मत लाओ। हाकिम नवाब के कहने पे वो पलटा था। आपकी बेटी मेरी मंगेतर है। वो बीच में नहीं आ रही। वो शुरू से यही है और रहेगी। इस सदी में, इस दुनिया में उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है मेरा। कहते हुए वो बैठक का दरवाज़ा पार करते हुए बाहर आया। उसे सामने से आती अमीना दिखी। वो शायद बलाज के घर से वापस आ रही थी। उसे शहर में सदा देखकर वो ठहर गई। आंखों की पुतलियां एक नुक्ते पे साकित हुई। ठहरा तो वो भी था। गले में कुछ अटका। लम्हे दरमियान में ठहर गए। वक्त की काया पलटी। फिर उससे कदम बढ़ाए। उनका अब्दुल्ला उनकी तरफ आ रहा था। अमीना सांस रोके उसे अपने करीब आते देख रही थी। फिर वो उनके करीब आकर रुका। वो ढेर उम्र औरत अब हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छू रही थी। उसकी दाढ़ी, उसके गाल, उसका माथा, उनका चेहरा गीला हो गया था। वैसे ही नमी उनके सामने खड़े मर्द की आंखों में भी थी। वो उनके सामने झुका। उन्होंने कपकपाते लब उसकी पेशानी पे रखे। अब्दुल्ला ने सुकून से आंखें बंद कर ली। वो उससे कंधे को छू रही थी। उसके दोनों हाथ उठाकर आंखों से लगाए और फिर वो दोनों बाजू फैलाए उन्हें सीने से लगा गया था। लम्स राहत जैसा था। वो फूट फूट कर रो रही थी। भाई, भतीजे, खानदान, सब वही था। सब वही। मेरा बच्चा, मेरा अब्दुल्ला। वो उनका शाना चूम रहा था। उनके बाल चूम रहा था और वो बस रो रही थी। उनके लबों पे दो ही लफ्ज़ थे, मेरा बच्चा, मेरा अब्दुल्ला। कितना इंतज़ार किया था मैंने तुम्हारा। मैंने कितना बुलाया तुम्हें, तुम नहीं आए। मुझसे गलती हो गई। मुझसे बड़ी गलती हो गई। ये वो मर्द नहीं था जो अंदर बैठकर अपने हमपला लोगों का खून होश कर रहा था। ये कोई मासूम सा बच्चा था जिससे अपनी फूफो का लम्स एक अरसे बाद नसीब हुआ था। आपने मेरी अमानत की हिफाजत नहीं की ना। मुझे आपसे गिला रहेगा। मैं मजबूर थी बच्चे, मैं क्या कर सकती थी। अब्दुल्ला जवान धीरे से उनसे अलग हुआ। मैं आ गया हूँ। मैं खुद सब ठीक कर दूंगा। अमीना बस उसे देख कर रह गई। उसके हाथ अब भी हाथों में लिए रखे थे। तुम ठीक हो ना बच्चे, तुम होश हो। मकसूद, बख्तियार सब कैसे हैं? अंस कैसा है? सब ठीक है। मैं अगली बार सबको लाऊंगा। आप अपना ख्याल रखें बस। उससे एक बार फिर उन्हें गले लगाया। अपने हाथों से उनके आंसू साफ किए। कई लम्हे बाद वो पलट रहा था। फिर उससे साथ चलते बशर को देखा। अहम मुलाकात तो रह ही गई बशर। उससे बीच में मत लाओ अब्दुल्ला। वो तुमसे नहीं मिलेगी। मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है उसमें उसे बीच में मत लाओ। थोड़ी भी उंगली रखी उससे कुछ सोचने की अदाकारी की। फिर सर को अस्वाद में हिला दिया। वापस गाड़ी में बैठते हुए उससे एक नज़र खिड़की की तरफ देखा। वो खिड़की से उसे देख सकता था। अब्दुल्ला की तरफ उसका नीम रुख था। एक नज़र उससे और दूसरी नज़र बशर को देखते हुए बा आवाज़ बुलंद एक ही जुमला कहा था, फिर अब तुम और तुम्हारी बहन अपने अंदाज से गलत होते हुए देखोगे। अगले लम्हे उसकी गाड़ी नसों से ओझल हो गई थी। अच्छे हाथ से अमीर आदमी से शादी हो रही थी, लेकिन नहीं, बीबी को इखलाकियात का दर्द याद आ गया था। शीशे के स्टूडियो वाले छोटे से ऑफिस में बैठी अपना काम करती हुई शेजल की समातों में ये आवाज़ पड़ी। वो ठड़क गई। अलबत्ता रद्द-ए-अमल कोई नहीं दिया। यूँ जाहिर किया जैसे कुछ सुना ही नहीं। लैपटॉप पर चलती उसकी मुतहरिक उंगलियां थम गईं। मुझे तो आजकल की लड़कियों की समझ नहीं आती। पहले डेट करती रहेंगी और फिर कोई 1-2 साल बाद उनको याद आ जाएगा, ओ नहीं, ये तो गलत आदमी है, ये तो मेरी इज्जत नहीं करता, मुझे तो इसके साथ रहना नहीं। उसके बेतासुर चेहरे पे कुछ डर आया था, मगर वो खामोश रही।
उसके पैसे खाती रहेंगी, उनके क्रेडिट कार्ड्स पे अय्याशियाँ करती रहेंगी, लेकिन जब बात शादी की आएगी तब उनके अंदर की अच्छी औरत जाग जाएगी। क्या हुआ? अगर आदमी या किसी और के साथ अफेयर है भी, मर्द ऐसा करते रहते हैं। वो दोनों उसके चेहरे को देखे बगैर धीमी आवाज़ से बोलती रहीं। जब वो खामोश हुई तब शेज़ल मुतवाज़िन चेहरे के साथ उठी और बाथरूम एरिया की तरफ बढ़ गई। अंदाज आकर उसे मालूम हुआ वो कितने गुस्से में थी। चेहरा सुर्ख पड़ गया था और आंखों में बेसारी थी। आखिर लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? वॉश बेसिन पे झुककर उसे चेहरे पे छींटे मारे, चंद लंबे गहरे सांस लिए। अगले कई मिनट वो स्लैब पे हाथ जमाए गर्दन झुकाए खड़ी रही। दुख था उसे, बेहद दुख था, पर किसी ने उसके पैर का नुकीला जूता भी नहीं पहना था। फिर वो जख्म की शिकायत करने को ट्रॉमा कैसे कह सकते थे? वो चंद लम्हे वहाँ खड़ी रही, फिर हाथों से चेहरे के बाल ठीक किए और बाहर निकल आई। उसका चेहरा खाली था। राहदारी में ही उसे किसी कुलीग ने बताया कि उसे बॉस बुला रहे हैं। शेज़ल को उकताहट होने लगी। उसे इंसानों से दूर जाना था, बस बहुत दूर। चारों न चार उसे ऑफिस की तरफ जाना पड़ा। ये इंसान उसे तनख्वाह देता था, वरना वो उसे भी जूती की नोक पे रखती। दरवाज़ा नॉक करती वो अंदर दाखिल हुई। ऑफिस में सिर्फ उसका बॉस नहीं था। उसकी तरफ पुश किए कुर्सी पे कोई और भी बैठा था। वो आगे बढ़ाई। आपने बुलाया सर? जी मिस शेजल, बुलाना तो पड़ेगा। जब आप दो दो प्रोजेक्ट्स अधूरे छोड़ देंगे तो मुझे बुलाना तो पड़ेगा। साफ जाहिर था वो बड़ी मुश्किल से जब्त किए हुए थे। मुझे समझ नहीं आता आप अचानक कितनी गैर प्रोफेशनल कैसे हो गई। आपकी शिकायत बढ़ती जा रही है। मैं शिकायत लेकर नहीं आया वैसे। कुर्सी पूरी तरह घुमाकर अब वो शेज़ल को देख सकता था। बातों में से बात निकली है तो मैंने सिर्फ बताया है कि मेरे फ्लैट का काम नहीं हुआ अभी। वो कोई हुश्शक्ल मर्द था, 35-36 उम्र और रफ से हुलिये वाला। मर्द वाकई किसी साजिश का हिस्सा नहीं लगता था। वरियाम बेग साहब, काम होगा भी कैसे? आपने 4 बार पैटर्न बदले हैं। वो रुखाई से बोली। तस्हीह करें मिस, सिर्फ 3 बार। चौथी बार भी बदलने वाले थे, मुझे यकीन है, क्योंकि आप खुद भी श्योर नहीं हैं। उससे जोर दिया। इम्प्रेसिव, आपको तो इल्हाम भी होते हैं। शेज़ल ने बहुत कुछ सक्सूस कहना चाहा मगर रुक गई। पर आकर एक बार प्रोजेक्ट छोड़कर उसे वैसे ही काफ़ी जलील होना पड़ा था। अब दोबारा नहीं होना था। आप मेरे ऑफिस आए सर, मैं आपको कुछ डिज़ाइन सिखा देती हूँ, फिर आप पसंद कर लें और मैं अगले हफ्ते से काम शुरू कर दूँगी। बात मेरी पसंद की है ही नहीं। मैं तो नीला पीला पेंट लगाकर खुश हो सकता हूँ। ये फ्लैट मेरे दोस्त का है, वो यूके में होता है, इस साल वापस आ रहा है। आप मुझे डिज़ाइंस मेल कर दें, मैं कल रात तक आपको इन्फॉर्म करता हूँ। यानी आप कल रात कॉल करके कहेंगे कि आपको कुछ भी पसंद नहीं आया? उसे ना जाने क्यों गुस्सा आया। मैं इनका काम नहीं कर सकती सर, आप किसी और को रख लें। मिस शेजल, इस बार आप एक प्रोजेक्ट नहीं जॉब से भी जाएंगी। अब कोई बराक हनीफ आपकी पुश पे नहीं है। मैं इस्तीफा डेस्क पे पहुंचा दूंगी। अगर उसे बराक की मारूफियत से कुछ मिले तो उसे नहीं चाहिए था। आप जॉब छोड़ रही हैं? वो सब करते हुए पूछ रहे थे। जॉब नहीं, गुलामी है ये। मुबारक हो तुम्हें। कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल रहा था। और आप वरियाम साहब, आपका यूके में बैठा वो दोस्त, उसे कोई डिज़ाइन कोई पैटर्न पसंद नहीं आएगा, चाहे आप पूरे पाकिस्तान के डिज़ाइंस उसे भेज दें। गोरों के दरमियान बैठे बैठे सठिया गया है हबीस। वरियाम हथेली तले थोड़ी टिकाए दिलचस्पी से सब सुन रहा था। उसके अंदर के फसादी आदमी को कितना सुकून आ रहा था। कोई उससे पूछे, मेरे अकाउंट्स क्लियर करें आप और ढूंढ लें कोई और शेज़ल सैमसन। पूरे तनफ्फुस के साथ कहते हुए वो बाहर निकल गई। उसकी बस हो गई थी इस ऑफिस में लोगों की और अपने बॉस की बकवास सुनते सुनते, बराक के ताने सुनते सुनते वो बस थक रही थी। पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसे एहसास हुआ कोई उसके हक में खड़ा है। शेज़ल ने मुड़कर देखा। वरियाम गाड़ी की चाबी उंगलियों में घुमाते महसूस सा उसे देख रहा था। माशाल्लाह, अदाकारी अच्छी कर लेती हैं आप। किसी फिल्म वगैरह की ऑफर नहीं हुई आज तक? बकवास अच्छी कर लेते हैं आप, और मौके भी बहुत मिले हैं। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बैठी। मौके वाकई बहुत मिले हैं, लेकिन आप जैसी सलाहियतों से महरूम हूँ। कहीं क्लासेस दे रही हैं तो आ जाऊँ मैं? साथ खड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते वो अंदर बैठा। खिड़की से अब वो दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। जहन्नुम में क्लासेस देती हूँ और आप जैसों को वहाँ भी अंदर आने की इजाज़त नहीं। जाहिर है वहाँ आप जैसों की बहुतात जो होगी, हमारी जगह कहाँ बनेगी। शेज़ल ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज किया और एक निशन में चाबी घुमाई। बाय द वे, मैंने डिज़ाइन पसंद कर लिया है और आपके बॉस से भी बात कर ली है। आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
मुझे आपके एहसानात की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर चाहेंगी तब भी नहीं करूँगा। मगरूर आदमी गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। शेजल का गुस्सा आसमान से बातें करने लगा था। उससे बाकायदा उसकी पुश को 6 से 7 गालियां गिन कर दी थी। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ जोर से दे मारा। चंद दिन पहले वो सुन रही थी, अब गुस्सा आ रहा था, शदीद गुस्सा। अगले चंद दिन शायद गम के नाम। आप बिजी तो नहीं हैं? बैक स्टेज एक बड़े से हॉल में स्याह रंग के सोफे पे बैठे मेदी ने से सवाल की। हुआ उसकी पुश से कान तक माइक लाते लड़की ने बाखूबी ये आवाज़ सुनी। तभी मेदी ने फ़ोन का वॉल्यूम कम किया था। चेहरे पे नागवारी दर आई। मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ, तुम बताओ क्या हुआ है? सब ठीक है? क्या इससे कोई बात हुई? कैस गंभीर साहब इस वक्त मेरे घर पे हैं। वो थकान से बोली। मुझे नहीं पता मैं आपको क्यों बता रही हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अगर किसी को ना बताया तो शायद फट जाऊंगी। तुम सुन सकती हो वो क्या कह रहा है? अगर तुम उससे मिलने नहीं गई तो वो यकीनन तुम्हारे लिए ऐसे मसाइल खड़े करेगा जिनसे तुम निकल नहीं सकोगी। कोई लड़की उसे बता रही थी अगली बारी उसकी है। मेरी ने फ़ोन चेहरे से परे किया और उससे अपनी बारी आधे घंटा लेट करने को कहा। वो चंद पल मुतसब्सिब सी खड़ी रही, फिर पलट गई। वो मुकम्मल यकसुई से सीनिया की बात सुन रहा था। मैं नहीं सुन सकती और ना सुनना चाहती हूँ। मैं बस तैयार हूँ। देखते हैं किस हद तक जाता है वो। वैसे इस वक्त वो गलत फहमी में है कि मुझे सब पता था और मैंने उससे झूठ बोला है। अगर वो कुछ एक्सट्रीम करेगा तो शायद जस्टिफाइड हो। मेधी ने गहरी सांस ली, आसपास बिखरे सामान और फैलावे को एक नज़र देखा। मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मुझे तुमसे ज़्यादा उसके लिए बुरा लग रहा है। वो ये सब डिजर्व नहीं करता था। मुझे यकीन है आपको उसके लिए ज़्यादा बुरा लग रहा है और मुझे ही बुरा नहीं लगा। उससे फ़ोन कान और कंधे के बीच लगा लिया और खुद अपनी अलमारियों की तरफ आ गई। मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें गलत नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एकदम अपने भाई के खिलाफ भी कैसे हो जाऊँ? वो हर्ट हुआ है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसका दिल बहुत बुरा हुआ होगा। मुझे पता है वो गलत है, लेकिन वो मेरा भाई भी है। वो लब काटने लगा। यही हालत उसके दिल की थी। क्या इसके लिए उसका दिल कट कर ही रह गया था? मैं गवादर आ जाऊँ? ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन गैस से एक बार फिर गर्दन चलवानी है तो आ जाए। उससे गोलमोल हुए रखे कपड़े हाथ से नीचे कारपेट पे गिराए। दुपट्टे और खाने में बिछी हुई अखबारें भी निकाल लीं। दूसरी तरफ वो हंस पड़ा था। तुम्हें कैसे पता वो कैसे किया था? बेख्तियार हाथ से गर्दन को छुआ, जख्म ताज़ा था। पता नहीं, बस पता चल जाता है। उससे कंधे उचकाए। आप उससे कॉल कर लेना, बात करके देखें। शायद वो अपनी तरफ से आपको कुछ बताए या उसे वापस बुलवाए, वरना वो कुछ करेगा तो मैं डबल करूँगी। तुम अब भी उसके लिए सोच रही हो? मेरी सोफे से उठकर उस हॉल से शोर से दूर एक तरफ निकल आया। जिंदगी में पहली बार उससे ख्वाहिश की थी कि काश वो सीनिया हाकिम की ज़िंदगी का पहला और आखिरी मर्द होता। उससे पहले कोई अब्दुल्ला नहीं, दरमियान में कोई बलाश नहीं, सिर्फ मेहदी और सीनिया बस। मोहब्बत और ताल्लुक़ ख़त्म हो जाते हैं, बाकियात रह जाती हैं। अब्दुल्ला के लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है और रहेगा। मैं उससे कभी नफ़रत नहीं कर पाऊंगी, ना मैं ये चाहूँगी लोग उससे नफ़रत करें। उससे पॉकेट से सिगरेट निकाला और लबों के दरमियान दबाया। फिर दूसरी जेब से लाइटर निकाल कर उसे शोला दिखाया। सिगरेट चल गया था, उसका दिल भी। मैं कभी उन किताबों और फिल्मों से रिलेट नहीं कर सका जिनमें एक इंसान किसी दूसरे इंसान की मोहब्बत से मूव ऑन करता है तो उसके हवाले से हर एहसास खो देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अब भी अनीसा के लिए अच्छा सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ वो हर्ट ना हो और अपने लिए अच्छे फैसले करे। हाँ, लेकिन मैं अपने हाल और मुस्तकबिल में उसे नहीं देखता। ये अलग बात है। ये सच है, जीने ने धीमे लहजे में कहा। फिर अलमारी के साथ लगकर नीचे बैठती गई। मैं नहीं चाहती अब्दुल्ला हर्ट हो या फिर उसकी वजह से मेरा खानदान हर्ट हो। उससे ताल्लुक़ ख़त्म है, लेकिन बाकियात बाकी हैं। सिगरेट के धुएं हवा में उड़ाते हुए उससे जुमला मुकम्मल किया। चेहरे पे कुछ था, कोई अजीब सा तासुर। सीनिया ने आंखें मूंद ली, पैर समेट कर घुटने सीने से लगा लिए। जब वो हादसा हुआ था तब हमारा सारा खानदान डिस्टर्ब हो गया था। कैसे बहुत सारे मुश्किलात देखी। हमारी ज़मीनें और उनका पैसा हमें नहीं मिलता था। हालात बहुत तंग थे। वो सीनिया से वो बातें कह रहा था जिनका जिक्र उससे आज तक खुद से भी नहीं किया था। मोहब्बत, हिफाजत से राजसारी के दर्जे पे आ गई थी। मेरी माँ की वजह से कोई भी मुझे और मेरी बहन को पसंद नहीं करता था, लेकिन उन दिनों मेरी बहन भी मेरे बाकी खानदान की सफ़ में शामिल हो गई। क्या इसको बहुत गम लगा था
जब मीरा ने उसे कई साल बाद मुहब से शादी करते वक्त छोड़ा। लेकिन वो मुझे 12 साल की उम्र में छोड़ चुकी थी और मैं किसी से कुछ नहीं कह सका, बस चुप रहा। उसने सिगरेट नीचे फेंक दिया। हलक में कांटे उगाए थे। वो सब लोग मेरे सामने बैठकर मेरी माँ के बारे में बात करते थे। मैं 12 साल का था, लेकिन गाली हर बच्चे को समझ आती है। मैंने हर दफ़ा अपनी माँ की तस्लील सुनी और एक बार फिर चुप रहा, क्योंकि मुझे उन लोगों से दूर नहीं जाना था। वो सब मेरी फैमिली थे। सारा गुस्सा, सारी ग्रेशन, सारी गैरत, सब कुछ दिल में रख कर बड़ा हुआ मैं। बहुत मुश्किल होता है वहाँ चुप रहकर सहना, जहाँ हर लफ्ज़ पे खून में उबाल उठता हो। जीनिया चुपचाप उसे सुन रही थी। आंखें बंद थी मगर वो जल रही थी। मीरा मुझसे झगड़ती थी अगर मैं कभी अपनी माँ की फेवर कर देता। बख्तियार चाचा मुझे बेल्ट से मारते थे अगर घर में मुझसे कोई भी गलती हो जाती। मेरे घर के मुलाजमीन तक मुझ पे इतना बुरा ट्रीट करते रहे और मैं बर्दाश्त करता रहा। स्कूल में बच्चे मुझे बुली करते थे मगर मैं चुप रहा। मैंने सब दिल में रखा क्योंकि मुझे नहीं कहने की इजाज़त मिली थी। और मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करके अपने ख़ानदान का कारपेट बनकर बस सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहता था। कभी नहीं मिली। कैस हमेशा से मुझसे नफरत करता था और उसके रवैये में तब्दीली आने की बजाय मज़ीद खराबी आती गई। तुम सोच सकती हो जीनिया कि एक पूरा घर है जहाँ 7 से 8 अफराद हैं और तुम वहाँ बिल्कुल अकेली हो। कोई तुम्हारा नहीं, तुम्हारे लिए कोई नहीं, लेकिन एक खौफ है जो तुम्हें उनसे दूर जाने नहीं देता। शायद मैं समझ सकती हूँ, वो नरमी से कह रही थी। मर्द 2 औरतों के आगे हारता है। पहली उसकी माँ और दूसरी उसकी मोहब्बत, वो जिसमें माँ वाला अक्स हूँ। मेरी गंभीर को आज अपनी मोहब्बत में वही शफकत नजर आई। मैं बड़ा हुआ तो ये सब सहने का आदी हो गया, लेकिन मैं बस ये नहीं चाहता था कि कभी भी किसी और को मेहदी बनना पड़े। और इस काम के लिए मैंने बोलना शुरू किया। लोग सुनते थे, रिलेट करते थे, हील होते थे, मगर मैं एक जगह स्टक था। मेरे अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन तुम जान गई। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी जान जाती। तुम उस दिन मेरे लिए प्रेशियस बन गई। आई अडोर द मोमेंट वी मेट। बेहद संजीदगी से इजाफा किया। कैस उन तमाम हालात में मेरी शील्ड था। अगर उसे पता चल जाता किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो वो फ़ौरन ना सही, लेकिन चार्ज ले लेता था। मेरे लिए वो मेरा सारा खानदान रहा है और रहेगा। उसके गलत को मैं सही नहीं कहता, लेकिन उसके गलत पे उसके साथ गलत हो ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं इसीलिए वो लम्हा नहीं लाना चाहती जब आपको हम दोनों में से किसी को मुंतखब करना पड़े। मेरी ने गहरी सांस भरी, हल्का सा मुस्कुराया और मुड़कर देखा तो कई लोग फासले पर खड़े उसे घूर रहे थे। लॉर्ड साहब की कॉल खत्म होने का इंतजार जारी था। उससे हाथ उठाकर मज़ीद 10 मिनट का वक्त मांगा। वो लोग उसे 10 मिनट नहीं देना चाहते थे, मगर वो रुख मोड़ गया। मिल गए 10 मिनट। अगर ऐसा कोई मौका आया भी तो मैं ताल्लुकात तोड़ने पे यकीन नहीं रखता। ओह, मैं तो आपसे इम्प्रेस हो गई सरकार। वो आंखें खोलते हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। मेरे कितने महीनों की कोशिशें टिकाने लगी। आह। वो भी उसी के अंदाज से बोला। वैसे फ़ोन पे तुम्हारी ज़ुबान ज़्यादा चलती है। क्योंकि फ़ोन पे आप मुझे दिख नहीं रहे होते। ये ज़्यादती है। मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे ब्लश करती हो। शट अप। कपड़ों से स्याह रंग का जोड़ा निकालते हुए वह अफकीर से बोली। मेरी हंस पड़ा। लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो दोबारा बोला। वैसे मैं सोच रहा हूँ शेजल ने अच्छा मशवरा दिया था। उससे मुड़कर इशारे से एक लड़के को अपने पास बुलाया और कान के माइक की तरफ इशारा किया। वो कान से नीचे लटक गया था। कौन सा मशवरा? घर से भाग जाने का। वो लड़की की मौजूदगी महसूस करते बलोची में बोला। सीनियर ठहर सी गई। वो कितना खूबसूरत बोलता था। अगर अब भी मूड हो तो बताना। गैस का गुस्सा ठंडा हो जाए तो वापस आ जाएंगे। आपका दिमाग चल गया है? वो सुर्ख होते हुए चेहरे से बोली। जाकर स्टेज पे तकरीर करें, वरना अब लोग बोतलें फेंकेंगे। वेट, तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ हूँ? लड़का माइक सेट करके हटा तो मेरी मुताज्जिब सा बोला। झूठ बोलने से पहले आप इंस्टाग्राम पे सच्ची स्टोरीज डाल चुके हैं। यानी इतनी देर तक तुम मेरा फ़ायदा उठाती रही हो। विद प्लेजर। उससे इजाफा किया और मुस्कुराते हुए कॉल काटी। दूसरी तरफ मेरी उसी चलाके पे कुलस कर रह गया। सीने के दिल से ढेर सारा बोझ सिरक गया था। वो शख्स जंगों के दौर में अमन की तरह जिंदगी में आया था।